Good morning, class. Today I am here with some of the conceptual questions of your vectors. ट्राई करेंगे कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल के डिस्कस कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। अब ये क्वेश्चन जनरली जब एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है तो उस टाइम पे बच्चे को एकदम चलो मैग्नीट्यूड तो वो निकाल लेता है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहती है। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर 1, वेक्टर गिवन है आपका आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, इसको मान लेते हैं किसी वेक्टर ए के इक्वल। ये मान लिया भाई, हमारा वेक्टर बन गया ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप। अब यहां पर आपको सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना, और आपको पता है मैग्नीट्यूड किससे निकलता है, मॉडुलस से। वेक्टर का मॉडुलस लो तो आपका क्या निकल जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है। मॉडुलस क्या बनेगा, अंडर रूट आई कैप के आगे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। जी कैप के आगे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 बन जाएगा आपका। तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया √2। अब आपको निकालनी है डायरेक्शन, और डायरेक्शन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। डायरेक्शन मींस एंगल, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्शन आप दो तरीके से निकाल सकते हो। फर्स्ट सिंपल तरीका होता है आपका, आप यहां पे टेंजेंट थीटा निकालो। टेंजेंट थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहां पे ये आपका शो कर रहा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस होता है परपेंडिकुलर। अब वाई एक्सिस पे जो भी मैग्नीट्यूड आपका कितना है, मैग्नीट्यूड ये होता है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है 1, और एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड उस पे भी 1 है। आई कैप के आगे देखो 1 लिखा है। ठीक, तो आपका क्या आंसर आ गया 1। तो थीटा आपका बन जाएगा टेंजेंट की वैल्यू कितनी बनेगी 145 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ चुका है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पूछ देता एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के साथ, ऐसे स्पेशली पूछ देता। यहाँ पे तो निकाल लिया अपने डायरेक्शन, टेंजेंट थीटा का डायरेक्ट यूज किया। मान लो उसने डायरेक्शन आपसे पूछ ली होती, यही इसी क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछ ली होती, फाइंड द डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, या आपसे पूछ लिया होता फाइंड द डायरेक्शन विद वाई एक्सिस, या आपसे पूछ लिया होता फाइंड द डायरेक्शन विद जेड एक्सिस। मतलब आपका जो ये वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एक्स एक्सिस के साथ क्या डायरेक्शन बनाएगा, मतलब क्या एंगल बनाएगा डायरेक्शन, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल क्या बनाएगा। तो एक्स वाई और जेड के साथ स्पेसिफिकली पूछ लिया, तो इस केस में आप यूज करोगे डायरेक्शन कोसाइंस का। यहां पे यूज करोगे डायरेक्शन कोसाइंस, यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करोगे। ठीक है, अगर सिंपल डायरेक्शन पूछी है, नॉर्मल डायरेक्शन पूछी है, तो आप टेंजेंट थीटा से निकाल दो, बेस्ट है, सबसे इजी है। अगर आपसे स्पेसिफिकली एक्स वाई जेड के साथ पूछ ले तो आप उस केस में यूज करो डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो कैसे यूज करते हैं, एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस का, इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूं। मान लो आपका कोई वेक्टर है, रेंडमली ले रहा हूं ऐसे ही वेक्टर, ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड है आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड है ए एक्स, वाई एक्सिस की तरफ है ए वाई, और जेड एक्सिस की तरफ है ए जेड। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा मानते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन इन एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो ये बनेगा आपका ए एक्स, मतलब ये डिवाइडेड बाय ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो वेक्टर है पूरा इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही कॉस बीटा, ये आता है आपका डायरेक्शन कोसाइन इन वाई एक्सिस, ये बनेगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए। ऐसे आएगा कॉस गामा, ये बनता है आपका ए जेड डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन बनता है एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ, ये जेड एक्सिस की तरफ। अब आपसे वो एंगल डायरेक्शन पूछ ले एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप क्या करोगे, कॉस अल्फा निकालोगे। कॉस अल्फा निकालने के बाद अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे।
अगर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती तो अल्फा रखोगे और कॉस को इस तरह मूव कर दो, कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक, एक बार एग्जांपल लेते हैं, उससे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो कभी भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ स्पेसिफिकली डायरेक्शन पूछी है तो यूज डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करो। ए एक्स, ए वाई, ए जेड आपकी ये मैग्नीट्यूड है जो आई कैप, जे कैप, के कैप के आगे लिखे रहते हैं, और ये ए जो नीचे लिखा है ये ए है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आप मॉडुलस से निकालते हो। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या था। यहां पे आपका वेक्टर गिवन था आई कैप प्लस जे कैप, इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया था। ठीक है, अब यहां पे चेक करोगे आप तो उसने एक्स एक्सिस के साथ पूछ लिया, पहले एक्स एक्सिस के साथ निकालते, तो डायरेक्शन कोसाइन बनेगा आपका कॉस अल्फा ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब यहां पे चेक करो ए एक्स की वैल्यू क्या है। ए एक्स वो होता है जो आई कैप के आगे लिखा हो, 1 है। ए वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। और एक बार ए भी निकाल लेते हैं जल्दी सी। ए आपका बनेगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2, निकल गया। अब फटाफट पुट करते हैं, ए एक्स है 1, वो है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√2 आ गई। इसका मतलब अल्फा कितना हो गया आपका 45 डिग्री, और ये किसके साथ है, विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। वाई के साथ पूछा होता तो यहीं पे, तो वाई के साथ आप क्या निकाल लेते, कॉस बीटा निकाल लेते, वो बन जाता आपका ए वाई डिवाइड बाई ए। अब यहाँ पे ए वाई कितना है आपका, यहाँ पे ए वाई है 1 और ए है आपका √2, तो यहां पे आपका निकल गया बीटा 1/√2 होता है 45 डिग्री पे, मतलब 45 डिग्री बना रहा है विद वाई एक्सिस। ठीक है, और z एक्सिस का, अब z एक्सिस गिवन ही नहीं है आपको तो उसके साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा, तो x और y एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई और वेक्टर दिया होता उसमें k कैप की भी कुछ वैल्यू गिवन होती तो आप z भी निकाल सकते थे। ठीक, चलो नाउ लेट्स डिस्कस योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैन अ वेक्टर, कैन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कैन अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन वेक्टर इटसेल्फ, क्या वेक्टर से भी बड़ा हो सकता है। तो देखो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये कोई वेक्टर है आपका, वेक्टर ए ले लिया मैंने, ये कोई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। तो कभी भी कोई वेक्टर एंगल बनाए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, इसको आप ब्रेक कर सकते हो दो कंपोनेंट्स में। सबसे पहला कंपोनेंट आपका होगा ए एक्स, दूसरा कंपोनेंट होगा आपका ए वाई। अब ए एक्स की वैल्यू होती है आपकी ए कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस की तरफ बनता है आपका ए साइन थीटा। तो वो आपसे पूछ रहा है क्या इस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो सकती है वेक्टर से, इस वेक्टर से भी ज्यादा हो सकती है, क्या पॉसिबल है। तो एक बार चेक करते हैं। देखो जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वो आपका बनेगा ए। ठीक है, मॉडुलस से आप निकालोगे ए बन जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वेक्टर साइन हट जाएगा, ए बन जाएगा। अब चेक करो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये क्या ए से ज्यादा बन सकते हैं, एक बार चेक करो। ए कॉस थीटा, अब यहां पे कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, 1 तक मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, 1 तक जाती है। तो ये दोनों ए के इक्वल तो बन सकते हैं। कब बन सकते हैं, यहां पे जब एंगल थीटा, अगर इस केस में एंगल 0 डिग्री हो तो आपका cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ये बन जाएगा ए के इक्वल। यहां पे अगर एंगल आपका 90 डिग्री हो मान लो, तो साइन 90 इज 1, तो ए के इक्वल बन जाएगा। तो ए से ज्यादा नहीं बन सकते, ए के इक्वल बन सकते, तो आपका आंसर होगा नो। नो, a rectangular component cannot be greater than the vector itself, but they can be equal to the magnitude of vector। वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकते हैं, ए के इक्वल हो सकते हैं, पर उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, इक्वल पॉसिबल है। तो आपका आंसर बनेगा कंपोनेंट्स, लेस देन इक्वल्स टू 1 होते हैं आपके कंपोनेंट्स।
ठीक है, या तो इक्वल होगी या उससे वैल्यू हमेशा कम रहेगी, वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं होगी। नाउ लेट्स डिस्कस योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज, कैन फ्लाइट ऑफ अ बर्ड बी एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर? जब आपका एक पक्षी, एक बर्ड उड़ता है, तो क्या वहां पे हम वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं समझाने के लिए? तो देखो एक बार चेक करते हैं। आपका एक बर्ड है, जैसे ट्राई कर रहा हूं बन जाए। ठीक, ये इसके विंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ट्राई किया, आपका एक बर्ड जैसा लगे, आई थिंक लग रहा है। तो ये आपका एक बर्ड है, ये उड़ रहा है ऊपर। अब जब बर्ड ऊपर उड़ता है ना, तो हवा हवा को क्या करता है, आपकी जो एयर होता है उसको नीचे पुश करता है, नीचे की तरफ पुश करता है। तो हवा को यहां नीचे ऐसे पुश करेगा, हवा को ऐसे नीचे पुश करेगा किसी फोर्स के साथ, किसी फोर्स के साथ पुश करेगा। अब ये हवा ऐसे जा रही है, यहां आके लगेगी कहीं, तो यहां से भी एक फोर्स आएगी, तो ये दोनों फोर्सेस यहां आके मीट करेगी। तो अब देखो, ये बर्ड ने क्या किया, हवा पे एक्शन लगाया, दिस इज योर एक्शन, एक फोर्स लगाई है, ठीक है, एक्शन, एक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। अब इसको यहां से क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लो यहां से आपको रिएक्शन मिला है, यहां से रिएक्शन मिला एफ, दोनों विंग से सेम ही लगाएगा, तो यहां से और यहां से एक्शन एंड रिएक्शन, यहां से एक्शन मिला कुछ, यहां से रिएक्शन मिली फोर्स एफ, यहां से एक्शन लगाया, यहां से रिएक्शन मिली फोर्स एफ। अब ये दो फोर्स किसी एंगल पे है, तो इनका क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, कुछ कोइनिशियल वेक्टर्स की तरह है बिल्कुल। तो आप पैरेललोग्राम लॉ में जैसे डायगोनल बनता है, आपका रिजल्टेंट देता है, ऐसे एक डायगोनल बना सकते हो। तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, जो एक वेक्टर होगा। अब यही रिजल्टेंट होगा that is going to push the bird up। इसी रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट ही इस बर्ड को ऊपर पुश करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर हमने बर्ड का ऊपर जाना, मतलब ऊपर की तरफ फ्लाइट जब वो लेता है, ऊपर की तरफ उड़ता है, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारा आंसर होगा यस, द फ्लाइट ऑफ बर्ड, यस द फ्लाइट ऑफ बर्ड is an example of composition of vectors, and from the figure we have already explained this। आप फिगर बनाएगा और आंसर yes लिख के ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, that will be your answer। now let's move on to your question number 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर वेक्टर, एक वेक्टर है आपके पास f इक्वल्स टू 4 i कैप माइनस 3 j कैप। What is the unit vector perpendicular to f? इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? तो देखते हैं। वेक्टर है आपका 4 i कैप माइनस 3 j कैप, k कैप गिवन नहीं है, इसका मतलब ये वेक्टर आपका x और y प्लेन में है, x और y प्लेन में, मतलब ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, नीचे की तरफ हो गया आपका माइनस y एक्सिस, यहां पे हो गया माइनस x एक्सिस। तो इसकी वैल्यू है 4 x एक्सिस में, तो यहां पे वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी, जैसे माइनस 3 है y एक्सिस में, तो माइनस 3 हो गई y एक्सिस में। ठीक है, तो आपका वेक्टर यहां कहीं लाई कर रहा है, कौन से, एक्स वाई में। देखो आपसे पूछा यूनिट वेक्टर निकालो जो इनके परपेंडिकुलर हो, फोर्स एफ के परपेंडिकुलर हो। अब एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होता है, कौन सा एक्सिस होता है, दैट इज योर जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। ये जो आपका वेक्टर है, ये एक्स और वाई एक्सिस के ही कोऑर्डिनेट्स है, देखो तो ये एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है दैट इज योर जेड एक्सिस। अगर ये वेक्टर आपका मान लो वाई जेड प्लेन में होता, वाई जेड में होता, यहाँ पे आपका आई कैप ना गिवन होके जे कैप और के कैप होता, तो वाई जेड प्लेन होता, तो उस केस में आपका एक्सिस कौन सा हो जाता, परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस हो जाता। ठीक है,
क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहां पे हमारा एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस होगा, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, कौन सा होता है, के कैप। तो आपका इसका आंसर बनेगा के कैप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस योर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट मोस्ट बेसिक कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबसे मोस्ट बेसिक कंडीशन क्या होगी। तो जैसे डायमेंशंस में आपने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में कि सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड, लेंथ प्लस लेंथ इज लेंथ, टाइम प्लस टाइम इज टाइम, पर लेंथ प्लस टाइम आप ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह वेक्टर्स में होता है, आप सेम तरह के वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हो, मतलब फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो, लेंथ को लेंथ में ऐड कर सकते हो। फोर्स को, एक फोर्स को मैं दूसरी फोर्स में ऐड कर सकता हूं, और फोर्स को मैं किसी दूसरे वेक्टर, जैसे कि आपका दूसरा वेक्टर ले लेते हैं वेलोसिटी, तो फोर्स और वेलोसिटी को मैं ऐड करूंगा तो मेरा कोई आंसर नहीं आएगा, बट फोर्स और फोर्स को ऐड करके आई गेट द आंसर। तो इसमें आपका बनता है सबसे मोस्ट बेसिक कंडीशन इज द वेक्टर्स शुड बी ऑफ सेम नेचर। नेचर सेम होना चाहिए उनका, मतलब दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, या तो दोनों फोर्स हो या दोनों वेलोसिटी हो, पर फोर्स और वेलोसिटी को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो उसका मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो वेक्टर शुड बी ऑफ सेम नेचर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of two vectors of two equal forces, if the magnitude of resultant of two equal forces is equal to the either of them, मतलब दो फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, वो रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम ही तो है, इक्वल फोर्सेस उसने बोला है। उसने कहा है इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल निकालो। अब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वैसे कंफ्यूज ज्यादा पूछा गया है। देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपको दो इक्वल फोर्सेस लेते हैं, तो मैंने मान लिया सबसे पहली फोर्स मेरी मान ली मैंने F1 वेक्टर, दूसरा मान लिया मैंने F2 वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो F1 का मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया F1, एरो साइन हट जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने F2, ले लिया। अब उसने कहा ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो आपका F1 किसके इक्वल है, F2 के इक्वल, और इसको हम मान लेते हैं F। तो उसने बोला मेरे पास दो इक्वल फोर्सेस है, तो सबसे पहले मैंने दो फोर्सेस ली F1 एंड F2, दो वेक्टर्स लिए। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने बोला इक्वल फोर्सेस है, तो पहले मैंने मैग्नीट्यूड लिया इसका F1, इसका F2। अब उसने कहा है इक्वल है फोर्सेस, तो F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम ही तो होगा आपका, उसको हम F के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F आ गया आपका। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने मान लिया R वेक्टर है मेरा, और इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, R बनेगा। अब उसने कहा है ये जो मैग्नीट्यूड है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वो इनमें से किसी के भी इक्वल है। अब आप किसी के भी इक्वल करो, वैल्यू तो F के इक्वल बनेगी, इसका मतलब रिजल्टेंट आपका F के इक्वल है। क्वेश्चन में पूछा है एंगल निकालो दोनों वेक्टर्स के बीच में, मतलब F1 और F2 के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा निकालना है आपको, ठीक है। अब कैसे निकाल लेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो ये तो क्लियर हो गया ना आपको। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, यहाँ पे रिजल्टेंट गिवन है ना आपको, जब रिजल्टेंट गिवन हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जरूर लगेगा। फॉर्मूला होता है आपको पता है, जनरल फॉर्मूला √a² + b² + ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा होता है। ए की जगह मैं पुट कर दूंगा F1, तो बन जाएगा F1² + F2² + ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ थीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं। आर की वैल्यू है मेरी
एफ के इक्वल, F1 F2 इक्वल है एफ के इक्वल, तो आप पुट कर दोगे अंदर एफ स्क्वेयर प्लस में एफ स्क्वेयर प्लस में ट्वाइस F1 और F2 दोनों एफ के इक्वल है तो बन जाएगा एफ स्क्वेयर साथ में कॉस ऑफ थीटा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो आपका बन जाएगा एफ स्क्वेयर इक्वल्स टू एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर क्या हो गया 2f स्क्वेयर प्लस में 2f स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा। यहां तक बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे भाई, एफ स्क्वेयर को कॉमन ले लो, यहां पे हो गया आपका एफ स्क्वेयर, ठीक। यहां से आप 2f स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो, 2f स्क्वेयर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से 1 बच जाएगा और यहां से बच जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। एफ स्क्वेयर से एफ स्क्वेयर कैंसिल आउट, तो आपका बन गया, यहां कर रहा हूं 1 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी, ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2 के इक्वल, तो कॉस थीटा आपका बन गया 1/2, ये उस तरफ जाएगा तो आपका बन जाएगा -1, तो कॉस थीटा आपका आ गया है -1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है आपकी एंगल 120 डिग्री के लिए, तो आपका आंसर आ चुका है 120 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री, 120 डिग्रीज। तो क्या किया हमने, उसने बोला था कि दो इक्वल फोर्सेज है, तो मैंने दो फोर्सेज ली, पहले F1 F2, इनका मैग्नीट्यूड F1 F2 बनेगा एरो हटा के। अब उसने इक्वल बोली है तो F1 F2 इक्वल है, मैंने F के इक्वल मान लिया। अब रिजल्टेंट इनका मैंने R मान लिया, R का मैग्नीट्यूड बनेगा R, ये एरो हट जाएगा, और बोला है उसने जो रिजल्टेंट है वो ईदर ऑफ देम के इक्वल है, ईदर ऑफ, किसी के भी इक्वल कर दो आंसर तो F ही आएगा, F के इक्वल। अब आगे क्या करें, एंगल निकालना थीटा मुझे F1 F2 के बीच में, तो आप रिजल्टेंट गिवन तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो पहले, R इक्वल्स टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए बी की जगह आपके F1 F2 आ जाएंगे, पुट कर दिया। अब F1 F2 और सारी वैल्यूज पुट कर दो, जो जो वैल्यूज हमने निकाल ली है पुट की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, 2f स्क्वायर कॉमन लिया, f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल, ये इस तरफ आके 1/2 बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1/2, कॉस थीटा बन गया -1/2, और ये होता है 120 डिग्री पे, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फॉर टुडे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स a b c आर 3 4 5, उसने बोला 3 वेक्टर्स है ए बी सी, उनका मैग्नीट्यूड 3 4 5 है, मतलब ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 5 है, और उसने साथ साथ बोला है a प्लस बी आपका सी के इक्वल है। इसका मतलब जब आप ए और बी को ऐड कर रहे हो तो आपको सी मिल रहा है, इसका मतलब सी ए और बी का क्या है, रिजल्टेंट है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एंगल निकालना आपको। तो अच्छा क्वेश्चन, आपका कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एंड स्कूल्स में तभी पूछते हैं जब व्हेन दे वांट टू मेक योर पेपर टफ, तब पूछेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या है आपको गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन है, तो इनके मैग्नीट्यूड बनेगा ए, तो ए की वैल्यू गिवन है आपको 3, इसका बनेगा बी वैल्यू गिवन है 4, इसका बनेगा सी वैल्यू गिवन है 5, ठीक। दूसरा चीज गिवन है आपको ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, मतलब ए और बी को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको सी मिल रहा है, तो सी एक तरह से इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ए और बी को ऐड किया और मुझे रिजल्टेंट सी मिला, ये उसको शो कर रहा है। इसका मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन का यूज करके। अब यहां पे देखो एक खास बात गिवन है, 3 और 4 और 5, 3 4 5 एक ऐसे नंबर है जो आपको, जिनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट का मतलब, ट्रिपलेट का मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसका मतलब जब मैं ए और बी को ऐड करूंगा, जब मुझे सी मिलेगा, रिजल्टेंट सी मिलेगा, तो वो जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। उसका हिंट मुझे यहां से मिल गया, ये ट्रिपलेट को शो कर रहा है। इसका मतलब जो आपका ट्राइंगल होगा, योर ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल होगा। तो करते हैं काम, तो देखो वेक्टर ए,
और इसको हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे वेक्टर बी के साथ, वेक्टर ए योर वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट सी से मिलेगा, पहले के टेल से लास्ट के हेड तक। दिस इज योर वेक्टर सी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है क्योंकि ट्रिपलेट है। और ये एंगल आपको निकालना है, इसको मान लेते हैं थीटा। उसने बोला ना ए और सी के बीच में एंगल निकालना, थीटा निकालना है। अब देखो यहां पे इसको नाम दे देते हैं ओ पी क्यू, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ओ पी क्यू। आपको टेंजेंट थीटा निकालना है, थीटा एंगल थीटा निकालना है। अब एंगल थीटा आपको निकालना है किसके बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। तो कैसे निकालोगे, तो आपको वैल्यूज निकालनी है, आपको वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यू है आपके पास 3, यहां पे ये वैल्यू 3 गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है आपको 4 और सी की वैल्यू गिवन है आपको 5। तो सीधी सी बात है, एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक थीटा एंगल है, वैल्यू सारी है, क्या अप्लाई कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक अप्लाई कर दो, आपका एंगल आ जाएगा। एक बार अप्लाई करके देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि उसमें ए और सी दोनों इन्वॉल्व है। तो कॉस थीटा आपका बनेगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना गिवन है 3 और आपका हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 5। तो आपका यहां से कॉस थीटा आ चुका है 3/5। तो थीटा क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। ऐसे ही आप साइन थीटा भी निकाल सकते थे, उससे भी थीटा निकल जाता, वो साइन इनवर्स समथिंग बन जाता। ऐसे टेंजेंट थीटा निकलते तो वो टेंजेंट की टर्म्स में आ जाता आपका। तो एंगल आपका आ चुका है, आपको ये थीटा निकालना था यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आपको एक बार ट्रिपलेट बता देता हूं कौन से होते हैं, कभी आपको यूज हो जाए। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, उसके बाद होता है आपका 7 24 एंड 25, 8 15 एंड 17, 5 12 13। ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं आपके जो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 4 5 7 24 25 8 15 17 5 12 13। आपसे जनरली क्वेश्चन तो इसी से पूछते हैं या इससे पूछ सकते हैं 5 12 13 से, इनसे ज्यादा नहीं। तो कभी भी ये दिख जाए इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको गिवन है यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो पहले ले लेते हैं इसको, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में सी के कैप। क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसको कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लिया। उसने बोला वैल्यूज गिवन है ए और बी की, तो इस ए की वैल्यू है आपकी 0.6, इस बी की वैल्यू गिवन है आपको 0.8 और आपको बोला सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। कैसे करोगे, देखो उसने बोला है ये वेक्टर जो है आपका ए वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड से कुछ रिलेटेड है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मॉडुलस से मैग्नीट्यूड ए बन जाएगा, मॉडुलस करोगे और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी जे के आगे और के आगे है सी, तो प्लस में सी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अंडर रूट ए की वैल्यू है 0.6 इसका स्क्वायर प्लस में बी की वैल्यू है 0.8 इसका स्क्वायर और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, यहां पे खोलोगे तो अंडर रूट 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36, 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64 प्लस में सी का स्क्वायर। अब 1.36 और इसको ऐड करोगे 1 आएगा प्लस में सी स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, सी स्क्वायर आ गया 0 के इक्वल, तो सी की वैल्यू बन गई 0। तो आपकी सी की वैल्यू आएगी 0। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। नाउ लेट्स डिस्कस योर रिमेनिंग क्वेश्चंस। मैंने 2 बोले थे, 2 की जगह आपको 4 करवा रहा हूं, मे बी आपको और हेल्पफुल हो जाए, कहीं पे मदद हो जाए।
तो लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट 4 क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आई डॉट जे क्रॉस के की आपको वैल्यू निकालनी है, क्या बनेगा? आई डॉट जे क्रॉस के क्या बनेगा? तो जे क्रॉस के देखो, क्रॉस है तो आई कैप, जे कैप, के कैप, क्लॉकवाइज। तो आपको जे क्रॉस के पूछा है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? आई कैप, और क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव आई कैप। तो यहां पे बन जाएगा आपका आई डॉट आई कैप, और आई डॉट आई आपको पता है क्या होता है? आई डॉट आई 1। तो आपका आंसर बन गया इसमें 1। तो आई डॉट जे क्रॉस के का आंसर 1 बन गया। इस तरह से पहले इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका आई कैप, फिर आई डॉट आई होता है 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल क्या होगा? सबसे पहले देखो, आप एक फिगर बना लेते हैं, ये है ए, ये है बी, मैंने मान लिया, ठीक। अब ए क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार समझो। क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब होता है आपको एक नया वेक्टर देता है, ये सी वेक्टर, और जो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। और कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल का यूज करें, राइट हैंड थंब रूल। ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो देखो, उसने सबसे पहले आपसे ए क्रॉस बी पूछा, ए क्रॉस बी करो, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करो, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करो। अब अंगूठे को खोलो, अंगूठा आपका अंदर जाने लग रहा है, इसका मतलब आपका जो नया वेक्टर सी मिल रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ। तो जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? अंदर, इनवर्ड, और परपेंडिकुलर है, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर। अब उसने पूछा है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए करोगे तो आपको कोई नया वेक्टर मिलेगा, मैंने मान लिया डी मिला है। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कहां बनेगी। बी क्रॉस ए करो, बी से ए की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, बी से ए की तरफ किया। अब अंगूठा खोलो, अंगूठा ऊपर आ गया, अंगूठा ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जो डी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? आपकी आउट है, बाहर की तरफ, एंड परपेंडिकुलर है। तो आपकी सी की डायरेक्शन अंदर आई, अंदर की तरफ, और डी की डायरेक्शन बाहर की तरफ आई। तो सी और डी दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आपका यहां पे ए क्रॉस बी, जो कि आपका किसके इक्वल है? सी के इक्वल है, उसकी डायरेक्शन अंदर, डी